नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे। क्या हाल है? बढ़िया होंगे आपके। और सभी को टीचर्स डे की शुभकामनाएं। आप लोगों के मैसेज आ रहे थे सुबह से, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने आज याद रखा कि मैम को विश करना है। स्पेशली सबने मुझे मैसेज किए, थैंक यू सो मच। हर साल तो तुम आते ही थे मेरे लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके, बट कोई नहीं, इस बार कोरोना है, हम नेक्स्ट ईयर मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद और आपके लिए ये भी खुशखबरी आ गई है कि रेलवे की एग्जाम्स डेट आ गई है 15 दिसंबर से। तो अब एग्जाम्स का माहौल भी बन गया है वापस। पुलिस का एग्जाम है नवंबर में, फिर दिसंबर में रेलवे का है। तो अब तो लग जाओ, आप खूब टाइम वेस्ट किया है वैसे भी कोरोना के अंदर। अपन सेल पढ़ रहे थे और सेल में अपन ने स्टार्ट किया था सेल वॉल को। बट मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और एक ही बच्चे ने आंसर दिया। ये गलत बात है, मैंने कल भी बोला था आंसर सबको देना चाहिए। मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी है? रूडोल्फ विर्चोव व नेगेली। एक बच्चे ने आंसर दिया था, उसने ओनली रूडोल्फ विर्चोव लिखा था। मॉडर्न सेल थ्योरी तो ओनली सेल थ्योरी वाज गिवन बाय श्लाइडन एंड श्वान, बट मॉडर्न सेल थ्योरी वाज गिवन बाय रूडोल्फ विर्चोव एंड नेगेली। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? रूडोल्फ विर्चोव और नेगेली ने। आधुनिक कोशिका सिद्धांत में क्या है? आधुनिक कोशिका सिद्धांत में क्या है? वही सभी सजीव किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से। शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होती है? कोशिका। सभी सजीव कोशिका और उसके उत्पादों से बने होते हैं। शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई कोशिका होती है। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कौन होती है? कोशिका। यही मॉडर्न सेल थ्योरी है। मॉडर्न सेल थ्योरी को देने वाले हैं रूडोल्फ विर्चोव और नेगेली। और रूडोल्फ विर्चोव ने क्या बताया था? ओमिनी सेल्यूला, ई सेल्यूला। इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं आगे, सेल वॉल पढ़ रहे थे। और सेल वॉल के बारे में मैंने आपको बताया भी था, कोशिका भित्ति थोड़ी सी पढ़ा दी थी मैंने आपको। सेल वॉल किसकी बनी होती है? बोलो एक बार आंसर दो। वहां बैठे बैठे बोला करो, मेरे को सब वाइब्रेशंस मिल जाते हैं। सेल वॉल किसकी बनी होती है? हाँ बिल्कुल सही बोला। और अब फटाफट से पढ़ने लग जाओ, एग्जाम्स भी आ गए हैं। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन। कोशिका भित्ति के पदार्थों का निर्माण किसमें होता है? डिक्टियोसोम में। कोशिका भित्ति के पदार्थों का निर्माण किसमें होता है? डिक्टियोसोम में। और डिक्टियोसोम क्या है? तो डिक्टियोसोम इज ए प्लांट गोल्जिकाय। पौधों का जो गोल्जिकाय होता है वो बिखरा हुआ होता है, जिसको क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। कोशिका भित्ति दृढ़ होती है, रिजिड, डेड होती है, पारगम्य होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल की सुरक्षा करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये मैं आपको कल लिखा चुकी थी। कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज होता है ना, तो देखो है ना, सेल्यूलोज किससे बनता है? 3000 ग्लूकोज के अणुओं से। 3000 ग्लूकोज से क्या बनता है? एक सेल्यूलोज बनता है। सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज होता है ना, तो 3000 ग्लूकोज से एक सेल्यूलोज बनता है। फिर सेल वॉल अपन ने प्लांट्स में लिखी थी कि सेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज की, पैक्टिन की, लिग्निन की बनी होती है। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि कवक में सेल वॉल किसकी बनी होती है? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कवक में सेल वॉल किसकी बनी होती है? फंगल सेल्यूलोज और काइटिन की। फंगल सेल्यूलोज और काइटिन की। तो फंगल सेल्यूलोज और काइटिन की। इसके अलावा ये भी मैंने आपको बता दिया था, बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया में सेल वॉल बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड। बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकोन। पेप्टाइडोग्लाइकोन, पेप्टाइडोग्लाइकोन या म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकोन या म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है।
तो सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकोन या म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। अब ये याद करो, मैंने आपको बैक्टीरिया कौन सी सेल में बताया था, बैक्टीरिया कौन सी सेल में बताया था मैंने आपको, याद करो। केंद्रक के आधार पर दो प्रकार की सेल बताई थी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। बैक्टीरिया कौन सी सेल में आता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल पूछे तो भी आंसर में यही देना, बैक्टीरिया की सेल वॉल पूछे तो भी आंसर में यही देना। कवक की सेल वॉल पूछे तो आंसर में क्या बोलोगे? फंगल सेलुलोज और काइटिन। सेल वॉल में सेलुलोज होता है और इन पदार्थों का निर्माण किसमें होता है? डिक्टियोसोम में। 3000 ग्लूकोज से एक सेलुलोज का अणु बनता है, इतना आप समझ गए थे। इसके बाद में देखो, सेल वॉल किसमें पाई जाती है? पौधों में पाई जाती है। एक कोशिका में विभाजन हुआ और उससे जो दो नई संतति कोशिकाएं बनेंगी ना, तो इनके बीच में, दो संतति कोशिकाओं के बीच में या दो डॉटर सेल के बीच में बनने वाली प्रथम भित्ति, सेल में डिवीजन होगा, 1 से 2 सेल बनी, इन डॉटर सेल के बीच में बनने वाली प्रथम भित्ति, फर्स्ट लेयर जो होती है ना, इस प्रथम भित्ति को बोलते हैं मध्य पटलिका। डॉटर सेल्स के बीच में बनने वाली प्रथम भित्ति क्या कहलाती है? मध्य पटलिका। मध्य पटलिका कहलाती, मिडिल लैमेला इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो फर्स्ट जो दो डॉटर सेल्स के बीच में जो फर्स्ट लेयर बनती है ना, इनको लास्ट में जब डिवाइडेशन का टाइम आता है तो प्रथम भित्ति क्या बनती है? मध्य पटलिका, मिडिल लैमेला। आपसे पूछेंगे दो संतति कोशिकाओं के बीच में बनने वाली प्रथम भित्ति क्या कहलाती है? मिडिल लैमेला, मध्य पटलिका। और ये मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की। मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की। और यदि दोनों में से भी एक आंसर देना है तो आंसर में आएगा कैल्शियम पैक्टेट। फर्स्टली आंसर कैल्शियम पैक्टेट, अदरवाइज तो दोनों ही होते हैं। और कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट को क्या बोलते हैं? प्लांट सीमेंट। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट को क्या बोलते हैं? प्लांट सीमेंट बोलते हैं। समझ गए क्या? क्वेश्चन कैसे आते हैं सेल वॉल में से, क्वेश्चन बता देती हूं आपको। देखो, फर्स्ट तो यही आता है सिंपल की किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, लिग्निन की, पैक्टिन की। सेकंड क्वेश्चन, इन कोशिका भित्ति आया हुआ है एसएससी में, कोशिका भित्ति के पदार्थों का निर्माण कहाँ होता है? आंसर डिक्टियोसोम। सेलुलोज ये किसका पॉलीमर है? तो सेलुलोज ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। पॉलीमर्स क्या होते हैं? तो जब सूक्ष्म इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई बनाए तो उसको क्या बोलते हैं? बहुलक। पॉलीमर्स जैसे अपन बहुत सारी सेल्स से बने हुए हैं ना, तो अपनी स्मॉल यूनिट सेल होती है ना, तो वैसे ही सेलुलोज बहुत सारे ग्लूकोज से बना हुआ है। सेलुलोज की स्मॉल यूनिट ग्लूकोज होती है और 3000 ग्लूकोज से एक सेलुलोज बनता है। फिर ये जेल प्रेरी में क्वेश्चन आया हुआ है, कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आंसर में था काइटिन। कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? उसके ऑप्शन में काइटिन था, अदरवाइज तो फंगल सेलुलोज भी राइट आंसर है। ये भी एग्जाम में आता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो फिर आंसर में क्या दोगे? म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकोन या म्यूरेमिक एसिड। अदरवाइज क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो भी आंसर में यही आएगा, क्योंकि बैक्टीरिया कौन सी सेल में आता है? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। समझ गए क्या? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। फिर क्वेश्चन देखो क्या आएगा, दो संतति कोशिकाएं, संतति मतलब होता है डॉटर सेल्स, दो संतति कोशिकाओं के बीच में बनने वाली प्रथम भित्ति कौन सी है? मध्य पटलिका, मिडिल लैमेला। ये भी क्वेश्चन नहीं आता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आता है मध्य पटलिका या मिडिल लैमेला किसकी बनी होती है? तो आंसर में क्या दोगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की। पहला आंसर, अगर इन दोनों में से भी एक छांटना है तो फिर आंसर पहला होगा कैल्शियम पैक्टेट, सेकंड आंसर होगा मैग्नीशियम पैक्टेट। समझ गए? और कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट को क्या बोलते हैं? प्लांट सीमेंट, मतलब प्लांट सेल्स को जोड़ने वाले, जोड़ने का काम करता है ना सीमेंट, तो ये इसलिए इनको प्लांट सीमेंट की संज्ञा दी गई है। और सेल वॉल दृढ़ होती है। पारगम्य और समझाना था, अभी सेल मेम्ब्रेन आएगी तब बताऊंगी पारगम्य को। मृत व्रत तो आप समझ ही गए हो कि डेड होती है।
इसके बाद में अपन लिख रहे हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था सी क्रेमर और नेगेली ने। सेल मेम्ब्रेन किसने नाम दिया था? सी क्रेमर और नेगेली ने। सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था सी क्रेमर और नेगेली ने। जबकि इसको प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। कोशिका भित्ति को प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा लेमा या जीव द्रव्य कला भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसको प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, या इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य कला, जीव द्रव्य कला। और इसको जीव द्रव्य कला नाम किसने दिया था? प्लो ने। एक साइंटिस्ट था प्लो। इस प्लो ने इसको क्या नाम दिया था? जीव द्रव्य कला, प्लाज्मा लेमा नाम दिया था। देखो, सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था सी क्रेमर और नेगेली ने। ये याद करना पड़ेगा आपको। नाम देने वाले तो, खोज करने वाले तो याद ही करने पड़ेंगे, इसमें तो मैं भी क्या समझाऊंगी। सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था सी क्रेमर और नेगेली। प्लाज्मा लेमा या जीव द्रव्य कला नाम दिया था प्लो ने। समझ गए? और कोशिका झिल्ली कैसी होती है? जीवित। कोशिका झिल्ली जीवित होती है, लाइव, जबकि वो जो सेल वॉल थी ना वो डेड होती है। और ये कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, सेलेक्टिवली परमिएबल, चयनात्मक पारगम्य, सेलेक्टिवली परमिएबल, चयनात्मक पारगम्य। क्या होता है ये चयनात्मक पारगम्य? वो तो मैंने कल आपको पारगम्य बताई थी ना। सेल वॉल तो परमिएबल होती है, पारगम्य होती है। सेल मेम्ब्रेन होती है चयनात्मक पारगम्य। क्या होता है इसका मतलब? मतलब वो पारगम्य है कि उसकी तरफ से तो सेल में कोई आए कोई जाए उसको कोई दिक्कत नहीं, उसका काम ओनली प्रोटेक्शन देना होता है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, ये सेल में सेलेक्टेड पदार्थों को ही आने जाने देती है। जैसे आप जयपुर में आओगे ना, अब तो एग्जाम्स का सीजन आ गया, आप वापस आओगे, अभी कोरोना में घर बैठे थे, आते हो तो यहाँ पे रूम ढूंढते हो ना। अब रूम ढूंढते हो तो मकान मालिक आपको दो टाइप के मिलते हैं। एक मकान मालिक तो कहेगा भाई किराया तो 3,000 ही है, लेकिन डिसिप्लिन पूरा है। 3,000 है, लेकिन तू माँ बाप के और बहन के फोटो दे दे। बाद में ये नहीं होना चाहिए आज मेरा भाई आ रहा है, मेरी बहन आ रही है, एक तो तू बहन का फोटो पहले दे, क्योंकि सबसे ज्यादा गड़बड़ तो तू बहन के नाम से ही करेगा। तो डिसिप्लिन पूरा है, किराया तो कम ही है। और फिर एक मकान मालिक आपको ऐसे बोलेगा कि भाई किराया तो 13,000 है, बाकी कोई फोटो वोटो मत दे, तेरी मर्जी पड़े, जो आए नहीं आए मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई बहन आए चाहे भाई आए चाहे किसी का नाम लेके आए। तो एक तो ये वाला था, इसने बोला कि कोई भी आओ कोई जाओ मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो कंप्लीटली पारगम्य परमिएबल है। और ये सेलेक्टिवली परमिएबल था, इसने बोला किराया तो कम है बेटा, डिसिप्लिन पक्का है, सोच ले अब। तो इसने फोटो वोटो सारे पहले ही ले लिए थे। अब आपको कौन सा पसंद है? तुम्हें कौन सा पसंद है, पारगम्य वाला या चयनात्मक पारगम्य वाला? बताओ, आंसर दो कि भाई तुम्हें 13,000 वाला पसंद है या 3,000 वाला पसंद है। 100% यही पसंद होगा तुम्हें। और फिर तब तो तुम्हारे पास 13,000 आ भी जाते हैं ना, और फिर जब कोचिंग में फीस जमा कराने का टाइम आता है ना, तब तो तुम तुरंत बोल देते हो कि भाई कंसेशन कर दो, हम तो गांव से हैं और ये है वो है, वहां तुरंत 13,000 आ जाते हैं। तो ये पारगम्य वाली तो होती है सेल वॉल, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है सेल मेम्ब्रेन। अब समझ गए होंगे ना, अब ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। देखो फिर, तो ये चयनात्मक पारगम्य और पारगम्य में डिफरेंस आप समझ गए। जीवित होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, और इसका भी काम वही मतलब पदार्थों के आवागमन का कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा सेल को आकृति प्रदान करना, शेप देना होता है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? देखो, सेल वॉल तो किसकी बनी थी? सेल वॉल में तो सेल्यूलोज था, हेमीसेल्यूलोज था, लिग्निन था, पैक्टिन था। ये किसकी बनी होती है? तो इसमें कौन कौन होते हैं? प्रोटीन होता है और फॉस्फोलिपिड होता है। प्रोटीन और
फॉस्फोलिपिड। मेन तो यही होते हैं, कार्बोहाइड्रेट 1 से 2% होता है मेनली। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसके अंदर प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड होते हैं। अब प्रोटीन तो आप समझ भी गए होंगे, बाकी मैं फूड में आपको समझाऊंगी भी प्रोटीन क्या होता है। अभी यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है फॉस्फोलिपिड, इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अदर इसके अलावा ये फॉस्फोलिपिड वर्ड वापस आएगा जब अपन भोजन पढ़ेंगे ना और उसमें वसा पढ़ेंगे, तो फॉस्फोलिपिड वापस आएगा। लिपिड का मतलब आप वसा समझ जाओ। फैट जानते हो ना वर्ड, जो फैट है वो ही एक तरीके से लिपिड है। और फॉस्फो मतलब इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट समूह। जब फैट के साथ में फॉस्फेट समूह जुड़ गया तो ये क्या बन गया, फॉस्फोलिपिड बन गया। समझ गए क्या? जब फैट के साथ कोई दूसरा जुड़ जाए, जैसे इसके साथ कोई कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता तो ये ग्लाइकोलिपिड हो जाता। ग्लाइको वर्ड होता है ना कार्बोहाइड्रेट के लिए। जब इसके साथ फॉस्फेट समूह जुड़ गया तो ये फॉस्फोलिपिड बन गया। तो ये दो से मिलकर बनी हुई लिपिड है, तो ये संयुग्मित लिपिड कहलाती। कंजुगेटेड, दो से जुड़ा हुआ। सिंगल तो फिर फैट ही होती है ना, सिंगल तो फिर लिपिड ही होती है। फैट में फॉस्फेट समूह जुड़ गया तो ये क्या बन गई, फॉस्फोलिपिड। समझ गए? अब कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर कैसी है, इसको समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए थे। तो मैं आपको यहां पर 3 मॉडल बता रही हूं। कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए मॉडल्स दिए गए थे। सबसे पहला मॉडल अपन पढ़ रहे हैं सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल, सैंडविच तो सबने देखा है ना, कैसा होता है सैंडविच? स्ट्रक्चर बताना एक बार सैंडविच की। सैंडविच की स्ट्रक्चर कैसी? अरे दो के बीच में तीसरा आ जाए तो वही सैंडविच होता है। अब यहाँ दो कोई भी हो सकते हैं, दो के बीच में तीसरा आ जाए, समझा दिया करो कि सैंडविच बन गए आप। तो सैंडविच मॉडल किसने दिया था? डेनियल और डेवसन ने। सैंडविच मॉडल किसने दिया था? डेनियल और डेवसन ने। तो इसने ना सेल मेम्ब्रेन की सैंडविच के समान स्ट्रक्चर बताई थी। और अकॉर्डिंग टू डेनियल एंड डेवसन, सेल मेम्ब्रेन अप्रोक्सीमेट 75 से 80 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। इस डेनियल और डेवसन के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन 75 से 80 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। एंगस्ट्रॉम होता है दूरी का मात्रक, इतना याद रख लो। एक्चुअल में तो फिजिक्स में बताऊंगी। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। एंगस्ट्रॉम है ये, एक के ऊपर बिंदी लगाइए ना, इसको फुल फॉर्म होता है एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम मात्रक होता है वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य का। और तरंग दैर्घ्य भी एक प्रकार की क्या होती है, दूरी। तो यहाँ पर इससे क्या है, सेल मेम्ब्रेन की दूरी या मोटाई माप रहे हैं। और डेनियल और डेवसन ने क्या बोला था? इसने यही बोला था कि भाई सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ तो क्या होती है, प्रोटीन। अभी मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगी। बाहर की तरफ प्रोटीन होती है और प्रोटीन अप्रोक्सीमेट होती है 20 एंगस्ट्रॉम मोटी। 20 एंगस्ट्रॉम मोटी, दोनों साइड में क्या होती है, प्रोटीन। अकॉर्डिंग टू सैंडविच मॉडल दोनों साइड प्रोटीन है, अप्रोक्सीमेट 20 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। इनके बीच में लगभग 35 एंगस्ट्रॉम मोटा किसका स्तर होता है, वसा का स्तर होता है। और ये ऐसी होती है, इसके बीच में फैट बाइलेयर्ड होती है। दोनों साइड में ऐसे फैट लगी हुई पाई जाती है। फैट की 2 लेयर्स होती है ना, तो और फैट की इसमें 2 लेयर्स हैं। तो ये तो हो गया देखो प्रोटीन लेयर, ये वाली हो गई लिपिड लेयर, ये भी हो गई लिपिड लेयर। 2 लेयर होती है ना लिपिड की। तो और अरे सैंडविच में आपने बीच में रखा है, कुछ भी रखा, पनीर रखा, प्याज रखा, तो 2 रख सकते हो ना। तो ये 2 लेयर होती है लिपिड की और ये होती है प्रोटीन लेयर। तो PLLP, इसीलिए इस सैंडविच मॉडल को नाम दिया गया है PLLP मॉडल। इसको और क्या कहते हैं, PLLP मॉडल भी कहते हैं। अब देखो इसमें एक और चीज बताती हूं आपको। सैंडविच मॉडल को देने वाले डेनियल और डेवसन। 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है ये सेल मेम्ब्रेन। सैंडविच के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, जिसकी दोनों साइड बाहर तो किसकी लेयर होती है, प्रोटीन की लेयर, और बीच में बाई लेयर्ड लिपिड पाई जाती है। तो ये मैंने दोनों साइड में लिपिड की लेयर बनाई है। और ये ओवरऑल लिपिड कितने एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, 35 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। अब इसी मॉडल में ही बता रही हूं, जैसे मैंने ये प्रोटीन
लाइन बनाई थी ना दोनों साइड में, तो इसकी जो प्रोटीन होती है ना, ये होती है हाइड्रोफिलिक। प्रोटीन होती है हाइड्रोफिलिक, दोनों साइड जो प्रोटीन होती है वो हाइड्रोफिलिक। हिंदी में इसको बोलते हैं जल स्नेही, जल से स्नेह करने वाली, जल के साथ रहने वाली प्रोटीन पाई जाती है। फीलिया वर्ड होता है ना, फीलिया, फीलिया वर्ड होता है स्नेह के लिए। स्नेह, अरे स्नेह का मतलब पास जाना, किसी से प्रेम करोगे तभी तो पास जाओगे ना, नफरत करते हो उसके पास जाते हो क्या कभी? तो फीलिया मतलब होता है प्यार, और फोबिया का मतलब होता है भय। एक वर्ड और आएगा साइंस में, फोबिया, और फोबिया का मतलब क्या होता है? भय। तो ये दोनों शब्द भी याद कर लो आज। फीलिया मतलब प्यार, फोबिया यानी भय। अब किसी से प्यार हो जाए ना तो उसके नाम के आगे फीलिया लगा के बोल के आ जाना, तो उसको समझ जाएगी कि प्यार हो गया तुम्हें। और डर लगे तो उसके नाम के आगे फोबिया लगा देना। जैसे तुमने रेबीज रोग का नाम सुना होगा ना, रेबीज होता है पानी से डर लगना, तो रेबीज को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। तो फोबिया यानी डर, फीलिया यानी प्यार। अब इस प्रोटीन को पानी से प्यार है, तो इस प्रोटीन के लिए अपने क्या लिखा? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक प्रोटीन होती है, जल से स्नेह करने वाली प्रोटीन होती है। फिर यहाँ पे जो मैंने लिपिड के स्तर बनाए थे ना दो, ये लिपिड का लेयर बनाई थी, दोनों साइड में लिपिड होती है ना, तो लिपिड को दो भागों में बांटा गया है। थोड़ा मैं आपको डीपली पढ़ा रही हूँ, लेकिन अब देखो है ना बच्चों, डीपली ही पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। अब ऊपर ऊपर पढ़ने से नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हें पता है अब कोरोना से भारी बेरोजगारी फैल गई है, और जो पहले गवर्नमेंट जॉब की नहीं सोचते थे ना, अब वो भी सोच रहे हैं और वो भी एग्जाम देंगे। तो तुम्हें सबसे फाइट करना है। पहले फॉर्म लाखों में आते थे, अब करोड़ों में आएंगे, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे, एडवांस पढ़ोगे, तभी जाके सबको फाइट कर पाओगे। अदरवाइज मैं सिंपल सिंपल पढ़ा दूंगी तो फिर तुम बैठे रहना। ये है लिपिड, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ये ऊपर वाला तो इसका क्या होता है? हेड, और ये इसकी क्या होती है? टेल। समझ गए क्या? ये सिंगल लिपिड है ना, और इसको भी दो भागों में बांटा गया है, हेड एंड टेल। इसका जो हेड होता है ना, ये तो देखो जल स्नेही ही होता है, इसका हेड तो जल स्नेही होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ऐसे वर्ड आ गए ना वहाँ एग्जाम में, हवा भी नहीं लगेगी तुम्हारे। रेलवे की हल्ला कर रहे हो ना एग्जाम डेट का, और ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो हवा भी नहीं लगेगी, इसलिए पढ़ लो, और मौका मिल गया अब तुम्हें फाइट कर लेना। और टेल होता है इसका जल विरागी, जल विरागी, और इसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मैंने बताया ना आपको, फोबिया वर्ड भय के लिए और फीलिया वर्ड प्यार के लिए। जल स्नेही, हाइड्रोफिलिक। समझे क्या कुछ? प्रोटीन तो जल स्नेही होती है। आपसे पूछेंगे डेनियल और डेवसन के मॉडल में प्रोटीन कैसी होती है? जल स्नेही होती है, जल विरागी होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। प्रोटीन हमेशा जल स्नेही, पानी से प्रेम करने वाली, पानी के साथ रहने वाली। जो लिपिड है इसके दो भाग होते हैं, हेड और टेल। इसका जो हेड होता है ना वो तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, लेकिन जो इसकी टेल होती है ना वो हाइड्रोफोबिक होती है, जल से दूर भागती है। अब देखो मैंने आपको ये वाला चित्र बना के बताया था ना, कंप्लीट मॉडल का चित्र है, और अभी तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पढ़ना, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। ये तो उनके लिए स्टार्टिंग है, आपके लिए एंड है। ये प्रोटीन 20 एंगस्ट्रॉम मोटी हो गई दोनों साइड में, बीच में अप्रोक्सीमेट 35 एंगस्ट्रॉम मोटी लिपिड की बाइलेयर्ड होती है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? PLLP मॉडल। ये इसका हेड हो गया, ये इसकी टेल हो गई। हेड हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होती है। समझ गए इतना? ये डेनियल और डेवसन का मॉडल है। अभी देखो इसके बाद में आया था डेनियल डेवसन के मॉडल का, आपको चित्र दिखाती हूं एक बार में। दिख रहा होगा, ये है डेनियल और डेवसन का मॉडल। ये तो अपन अभी पढ़ने वाले हैं, सिंगर और निकोलसन का आगे आएगा। ये डेनियल और डेवसन वाला है। ये ऊपर ऊपर जो मैंने ऐसे ऐसे गोले बनाए थे, ये इसमें ऐसे ऐसे बने हुए हैं ना, तो ये जो गोले बने हुए हैं ये तो क्या है? प्रोटीन। ये गोले तो हैं इसके प्रोटीन,
और इसमें लिखा हुआ भी है, इसने 1935 में ये मॉडल दिया था। और ये जो येलो कलर से दिख रही है आपको, ये फैट होती है, और ये येलो कलर का है, ये तो फैट का हेड है, और इसकी जो नीचे लटकी हुई है टांगे, ये इसकी क्या है, टेल है। और दोनों साइड में सेम ऐसा ही होता है। प्रोटीन फ्रॉम डिस्टिंक्ट लेयर्स सैंडविच, दोनों साइड में देख लो प्रोटीन लेयर होती है, बीच में लिपिड लेयर होती है। लिपिड के दो भाग होते हैं, हेड और टेल। प्रोटीन हाइड्रोफिलिक, दोनों साइड प्रोटीन हाइड्रोफिलिक होती है। लिपिड का हेड हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होती है, जल विरागी होती है। समझ गए ये वाला अभी जब पढ़ेंगे तो समझा दूंगी, है ना। अभी डेनियल डेविसन तो पढ़ा ही नहीं है अपन ने। देखो इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं सेकंड मॉडल, इकाई झिल्ली मॉडल। इकाई झिल्ली मॉडल, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इकाई झिल्ली मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इकाई झिल्ली मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को देने वाले कौन हैं, रॉबर्टसन। इसको रॉबर्टसन ने दिया था, रॉबर्टसन ने दिया था, और ये बिल्कुल सिंपल मॉडल था। इसके अकॉर्डिंग भी वही सेल मेम्ब्रेन अप्रोक्सीमेट 75 से 80 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, जिसमें इकाई झिल्ली वन लेयर प्रोटीन बोथ साइड और वन लेयर लिपिड, इस टाइप से एक एक लेयर होती है ना, एक लेयर प्रोटीन दोनों साइड में, एक लेयर लिपिड की होती है। ये इकाई झिल्ली मॉडल है, रॉबर्टसन ने दिया था। इतना अच्छा नहीं चला था ये, सबसे अच्छा मॉडल अभी बताऊंगी कौन सा था। इकाई झिल्ली मॉडल भी बता देती हूं आपको एक बार। देखो ये है रॉबर्टसन का मॉडल, दिख रहा होगा आपको, ये रॉबर्टसन्स मॉडल है। एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है, ये बाहर वाली जो वो ये ग्रीन कलर से दिख रही है ना, ये वही प्रोटीन लेयर है। बीच में जो दिख रही है दोनों साइड में वही लिपिड लेयर है। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं था, रॉबर्टसन मॉडल की भी बहुत सारी कमियां थी। इसकी कमियों को दूर किया था, और लास्ट में एक मॉडल आया था जो सबसे ज़्यादा चला था, और इस मॉडल का नाम है तरल मोजेक मॉडल। तरल मोजेक मॉडल। अच्छा एक और बात सुन लो, पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, मुझसे कुछ बात करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। अदरवाइज वहां भी नहीं लिख पाते हो तो आप मेरे फेसबुक आईडी पे मैसेज कर दिया करो, मैसेंजर पर। और मेरी फेसबुक आईडी इसी नाम पर है, पारू लाडवानी, मेरा ही प्रोफाइल पिक है, आप पहचान जाओगे। मैसेंजर पर मैसेज कर दिया करो, पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है अपनी क्लासेस से तो इस पे कर दिया करो। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे तो आपको नंबर दे नहीं सकती हूँ मेरा, तो आप मैसेंजर पे मैसेज कर देना मुझे, जो भी डाउट होगा वो मैं आपका शॉर्ट क्लियर कर दूंगी। और थोड़े ही दिन में मैं आपसे जल्दी लाइव मिलती हूँ आके, तो फिर उसमें मुझे आप सामने फेस टू फेस बता देना। तरल मोजेक मॉडल, इसी को बोलते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल। तरल मोजेक मॉडल या फ्लूइड मोजेक मॉडल। फ्लूइड मोजेक मॉडल को देने वाले कौन हैं, सिंगर और निकोलसन। फ्लूइड मोजेक मॉडल को देने वाले कौन हैं, सिंगर और निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था, और ये कोशिका झिल्ली की संरचना का सर्वमान्य मॉडल है। कोशिका झिल्ली की संरचना का सर्वमान्य मॉडल कौन सा है, फ्लूइड मोजेक मॉडल। इसके नाम में ही सब कुछ आ गया भाई। देखो सेल मेम्ब्रेन में दो ही चीजें होती है, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट का तो 1 से 2% रोल होता है, मेन होता है प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। तो तरल और मोजेक दो वर्ड आ रहे हैं यहाँ पर, एक वर्ड आ रहा है तरल, एक वर्ड आ रहा है मोजेक। इस मॉडल के अकॉर्डिंग कोशिका झिल्ली को तरलता प्रदान करती है वसा, फैट। कोशिका झिल्ली की तरलता किसके कारण होती है, फैट के कारण। और मोजेक का मतलब होता है थोड़ा सॉलिड फॉर्म। इसको मोजेक अवस्था कौन प्रदान करती है, प्रोटीन।
समझ गए क्या? कोशिका झिल्ली की तरलता तो वसा के कारण होती है और इसको मोजेक अवस्था कौन प्रदान करती है? प्रोटीन। इतना समझ गए होंगे आप। तो आपसे पूछेंगे फ्लूइड अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजेक मॉडल, इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की तरलता किसके, क्वेश्चन सुन लेना, तरल मोजेक मॉडल के अनुसार या सिंगर और निकोल्सन मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की तरलता किसके कारण होती है? फिर आंसर में आएगा वसा। तुम ये पढ़ के जाओगे ना, कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल सिंगर निकोल्सन ने दिया, ये तो क्वेश्चन में आ जाएगा सिंगर और निकोल्सन के अकॉर्डिंग, फिर देखते रहना वहां पे। तो कोशिका झिल्ली की तरलता किसके कारण होती है? वसा के कारण। मोजेक अवस्था किसके कारण होती है? प्रोटीन के कारण। इसीलिए इस मॉडल के लिए कहा गया है प्रोटीन आइसबर्ग इन सी, मतलब प्रोटीन रूपी हिमखंड, प्रोटीन रूपी हिमखंड वसा रूपी समुद्र में तैरते रहते हैं। प्रोटीन रूपी हिमखंड वसा रूपी समुद्र में तैरते रहते हैं, इस मॉडल के लिए कहा गया है। ये आपसे पूछेंगे ना कि ये सेंटेंस कौन से मॉडल के लिए है? वसा रूपी समुद्र में तैरते रहते हैं। तो ये सेंटेंस कौन से मॉडल के लिए है? तो फ्लूइड मोजेक मॉडल के लिए, क्योंकि प्रोटीन की सॉलिड स्ट्रक्चर बताइए ना, तो हिमखंड या बर्फ, और वसा रूपी समुद्र, तो वसा का जो लिक्विड है उसमें प्रोटीन के हिमखंड तैरते रहते हैं। ये सेंटेंस कहा गया है किसके लिए? फ्लूइड मोजेक मॉडल के लिए। अब फ्लूइड मोजेक मॉडल क्या है वो सुन लो। इसमें ना दो प्रकार की प्रोटीन बताई गई है। एक तो मैंने अभी जब आपको सैंडविच मॉडल बनाया था तो सिर्फ ऐसे प्रोटीन बनाई थी दोनों साइड में, जबकि जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है ना, इसके बीच बीच में भी प्रोटीन होती है। बस इसमें यही डिफरेंस आया है। सर्वमान्य मॉडल भी है ये, और इसमें वो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक नेचर तो सेम रहेगी, लेकिन इसमें दो प्रकार की प्रोटीन बताई गई है। एक तो बाह्य प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और एक बताई है आंतरिक प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन बनाई है। इसमें दो प्रकार की प्रोटीन होती है, बाह्य प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन। और इस प्रोटीन के बीच बीच में कौन पाई जाती है? वसा। प्रोटीन के बीच बीच में कौन होती है? वसा। तो इसमें इस टाइप से स्ट्रक्चर बताई गई है। देखो इसमें ना दो प्रोटीन लेयर होती है, बाह्य प्रोटीन होती है, आंतरिक प्रोटीन होती है। इसका चित्र देखो आप एक बार, डैनियल डेवसन के मॉडल से इसकी तुलना कर लेना, आप चित्र में कर लोगे, आप देखना। देखो एक सेकंड, देखो वेट करना। ये चित्र देखो और ये चित्र देखो, और दोनों डायग्राम में डिफरेंस करो। इसमें इधर प्रोटीन है, ये पर्पल कलर से दोनों साइड में प्रोटीन है, लेकिन इस वाले डायग्राम में आपको बीच में भी प्रोटीन दिख रही होगी ना, ये वाली देखो, ये भी प्रोटीन की इतनी बड़ी लेयर दिख रही है आपको, यहाँ भी आपको प्रोटीन दिख रही है, फिर ये दो ऊपर की साइड में भी प्रोटीन दिख रही है। जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये सारी प्रोटीन है। इसमें तो बार बार प्रोटीन है ना, इसमें बीच में भी प्रोटीन होती है, और इस प्रोटीन के बीच में फिर क्या होती है? वसा। जैसे इसमें वसा होती है वैसे इसमें वसा होती है, लेकिन इसमें प्रोटीन दो टाइप से हो गई, बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। और कोशिका झिल्ली की तरलता किसके कारण से? वसा के कारण से। और मोजेक अवस्था कौन प्रदान करता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन रूपी हिमखंड वसा रूपी समुद्र में तैरते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोल्सन। समझ गए क्या? इसके अलावा इस मॉडल की एक और लाइन बताती हूं मैं आपको। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जो कोशिका झिल्ली को बनाने वाली वसा होती है ना, कोशिका झिल्ली को बनाने वाली वसा हमेशा कौन सी होती है? असंतृप्त, अनसेचुरेटेड फैट होती है, असंतृप्त वसा होती है, अनसेचुरेटेड फैट होती है। और
ये जो असंतृप्त वसा है ना, तभी तो ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है ना, अनसैचुरेटेड फैट है तो ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। समझ गए क्या? अब आज आप इतना पढ़ लेना, इसके आगे अपन कल पढ़ते हैं। कोशिका ही चल रही है अभी अपनी कंटिन्यूसली। थैंक यू।